जी, आप लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप इंटरमिक्स टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ हम 3 हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं, sp3, sp2 एंड sp। तो आप देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। लेकिन जब यही कार्बन एक्साइट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अब 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये 4 ऑर्बिटल आपके पास मौजूद हैं, इनमें से एक s और 3 p। तो 3 कॉम्बिनेशन है, 3 ऑप्शन है। क्या कि एक s 3 p के साथ मिल जाए। अगर एक s 3 p के साथ मिलेगा तो sp3, और उस केस में 4 हाइब्रिड होंगे और कोई अनहाइब्रिड नहीं होगा और शेप प्लेनर बनेगी। मैं बताऊंगा अभी प्लेनर क्या होती है। और अगर एक s 2p के साथ मर्ज हो तो sp2 बनेगी, और इस केस में 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड होगा और शेप नॉन प्लेनर होगी, 2D होगी, बताऊंगा। और अगर एक s एक p के साथ मिले तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। उस केस में 2 हाइब्रिड होंगे और 2 अनहाइब्रिड होंगे और शेप 1D होगी, बताऊंगा। तो आप देखिए, ये आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है, ये वाला एक मॉलिक्यूल है आपके पास। कार्बन is linked with carbon and each carbon is linked with 3 हाइड्रोजन एटम्स। और ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर असल में डेवलप हुआ कैसे? हर कार्बन के पास 4 हाइब्रिड होते हैं, ये 4 हाइब्रिड है। ये 4 हाइब्रिड में से ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ये एक हाइड्रोजन के साथ ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इधर भी इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल बना है टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल कैसे बनते हैं मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। आप ये देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे। मैंने दूसरा कार्बन लिया जिसके साथ मज़ीद 3 हाइड्रोजन लगे हुए। जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो ये एक इथेन का मॉलिक्यूल है, ये एक इथेन का मॉलिक्यूल है। इसकी हर कार्बन की शेप, इसकी शेप देखिए, ये टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, इसके भी 4 कार्बन है। ये टेट्राहेड्रल है, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, और इसके सारे बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बने 7 बॉन्ड है, इसके 7 सिग्मा बॉन्ड है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और sp3 में एक s है और 3 p है, मतलब 4 हाइब्रिड है। तो हर एक का हिस्सा कितना होगा? 25। तो s का हिस्सा 25 और p का हिस्सा बनेगा 75। अब ये पॉइंट, लिहाजा जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो इसके मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होते हैं। नॉन प्लेनर का मतलब क्या? आप इस कार्बन के हर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को क्या आप व्हाइट बोर्ड पे ड्रा कर सकते हो? नहीं, ये व्हाइट बोर्ड पे ड्रा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये इन प्लेन नहीं है। इन प्लेन ना होने का मतलब ये क्या है? फिर ये है नॉन प्लेनर। इसके बाद हम बात करते हैं sp2 की। sp2 के अंदर हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिड होते हैं, ये एक हाइब्रिड, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके पास भी एक हाइब्रिड, ये दूसरा और ये तीसरा। लिहाजा इससे जो इथीन बनेगा वो ये है। हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, जबकि एक अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है। ये अनहाइब्रिड जब इससे ओवरलैप करेगा तो एक और बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को बोलते हो आप पाई बॉन्ड। इट इज जस्ट लाइक दिस वन, कि आप यूं कहना चाह रहे हो कि इसके 2 सिग्मा बॉन्ड खत्म हो गए और इसके पास भी एक अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है। लिहाजा इनकी जो शेप बनेगी वो इस तरह से। ये एक मॉलिक्यूल बना, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज
इथीन, और इथीन के अंदर ट्राइगोनल शेप होगी 1 2 3 कॉर्नर, और इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल होगा। 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। एस करेक्टर 33.3% होगा और पी करेक्टर 66.6% होगा, और ये 2D है। और 2D मॉलिक्यूल इसे आप सिंपल व्हाइट बोर्ड पे ड्रा कर सकते हो, और 2D मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, ये 3D है, ये प्लेनर है, और ये मॉलिक्यूल 2D है। और जब आपने sp की बात की तो sp के अंदर 2 हाइब्रिड होते हैं, ये एक हाइब्रिड और इसका एक हाइब्रिड बना हाइड्रोजन के साथ, इसका भी एक ये और ये एक हाइब्रिड बना हाइड्रोजन के साथ, लिहाजा ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। इस सिग्मा फ्रेमवर्क के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3, 1 2 और 3। फिर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपस में ओवरलैप करेंगे और एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, लिहाजा इसकी शेप लीनियर, और इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 हैं, एस करेक्टर 50% और पी करेक्टर 50%। अब इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड और ख़त्म हो गए। जब 2 सिग्मा बॉन्ड और ख़त्म हो गए तो वो जो एक मज़ीद बॉन्ड पड़ा हुआ था वो आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद इसकी जो शेप बनेगी दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज लीनियर शेप। इसकी शेप लीनियर है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। आप MOT का मुख्तसर सा मुआजना कर रहे हो। आप देखते हो इसके अंदर कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसके अंदर इनर्जेटिक्स क्या है मॉलिक्यूल की, और पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म उस मॉलिक्यूल के अंदर है या नहीं। तीनों बातों को हम डिस्कस करते हैं। H2 इसका एक 1s1 दूसरे 1s1 के साथ जब ओवरलैप करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लिहाजा जब ये दोनों मिक्स होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और ये बनेगा सिग्मा 1s, और सिग्मा स्टार 1s विल रिमेन एम्प्टी। और बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बनने हैं इस मॉलिक्यूल के दरमियान, तो इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 1। सिंपल। H2 के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड होगा, और एनर्जेटिक्स क्या है? सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल जो पड़ा हुआ है उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करेगा दैट बिकम पैरामैग्नेटिक। इसमें या तो वैकेंट है या पेड है, ये डायामैग्नेटिक है। और फिर आप कहते हैं कि क्या He2 भी होता है? ये बताएगा आप, MOT बताएगी कि He2 होता ही नहीं है। कैसे बताया इसने? आपने कहा कि 1s2 1s2, जब इन्होंने ओवरलैपिंग की तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए और 2 आ गए एंटी बॉन्डिंग में। जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब He2 का मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। और हमारे पास लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 पहले ही है। जब एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हीलियम से वो क्यों कर बॉन्ड बनाएगा? कोई He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। हम इनका मुआजना करते हैं, P की हम डिस्कशन करते हैं। P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन उस तरफ और 4 इलेक्ट्रॉन उस तरफ। अब इसके अंदर आप जब देखेंगे कि इन 4 और 4 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। दैट मीन ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्जेटिक्स का लेवल क्या होगा? सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s2 की, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 की, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2px, और पाई 2py और पाई 2pz डी जनरेट है, बराबर एनर्जी। उसके बाद पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz
और आखिर में सिग्मा स्टार 2px। तो व्हाट आई एम गोइंग टू क्लेम, मैं कह रहा हूँ कि O2 का मॉलिक्यूल एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है O2। अच्छा, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ ना O2 -1, ये भी पैरामैग्नेटिक है। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ आएगा ना एक इलेक्ट्रॉन, एक फिर भी अनपेड बड़ा होगा। इसी तरह O2 +1 ये भी पैरामैग्नेटिक है, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ना O2 +2, आप कहोगे डायमैग्नेटिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं ना, दोनों ये चले जाएंगे। या अगर मैं कह दूं कि O2 -2, आप कहोगे फिर डायमैग्नेटिक। वो क्यों? जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये दोनों पेड हो जाएंगे और मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इट विल बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। बॉन्ड लेंथ, 2 एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होगा उसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? किसी 2 एटम के दरमियान तमाम बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए जो एनर्जी हो उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसकी 3 बॉन्ड हैं, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर 2 एटम के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। डाइपोल मोमेंट इज U = चार्ज इनटू रेडियस, और इसकी यूनिट है कूलम मीटर, या फिर कॉमन यूनिट है डिबाई। और अगर आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर लेना हो तो दैट इज न्यू ऑब्जर्व्ड ओवर न्यू आयनिक इनटू 100। और कुछ मॉलिक्यूल है जिनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता। किनका नहीं होता? जिनका चार्ज नहीं होता। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में चार्ज 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और बोरॉन ट्राइफोलाइड, बोरॉन की तीनों तरफ सेम सॉर्ट ऑफ एटम है, सेम सॉर्ट ऑफ एटम। जब बिल्कुल एक जैसे एटम हो तो उसका चार्ज 0 होता है, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर दोनों तरफ सेम एटम नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा होगा, माइनर डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज 0.12 डिबाई। और वाटर का डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा है, दैट इज 1.85 डिबाई। एंड रिमेंबर, अल्कीन सिस और अल्कीन ट्रांस अल्कीन का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, और सिस अल्कीन का डाइपोल मोमेंट होगा।